अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साल 2021-22 के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। अच्छी चीज़ दिखाई दी कि मोहम्मद रिजवान ए कैटेगरी में आ गए। जितनी उनकी परफॉर्मेंस थी वो वाकई में डिजर्व करते थे। उसके साथ हसन अली पाकिस्तान के मैच विनर हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। जब बैटिंग की जरूरत पड़ती है वो रन स्कोर कर देते हैं, जब आउट करना होता है वो आउट कर देते हैं। वो भी एक कैटेगरी में आ गए। अच्छी खबर दिखाई दी, लेकिन कई सारे ऐसे डिसीजन भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दिखाई दिए जिन्हें डिस्कस होना चाहिए। अगर अजहर अली अपनी खराब परफॉर्मेंस की वजह से ए कैटेगरी से बी कैटेगरी में आ गए तो फवाद आलम का क्या कसूर था? फवाद आलम ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है वो ए कैटेगरी में क्यों नहीं दिखाई दी है? अगर परफॉर्मेंस बेस ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर फवाद आलम को तो सबसे ऊपर होना चाहिए था। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने, खासकर जो सेंचुरीज उन्होंने स्कोर किए आने के बाद, लगातार वो सेंचुरीज पे सेंचुरीज स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वो बी कैटेगरी तक ही रह गए। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो यासिर शाह, शादाब खान, ये दो ऐसे प्लेयर्स हैं कि ज्यादातर अनफिट रहे। यासिर शाह को खेलने का भी मौका कम मिला, लेकिन वो बी कैटेगरी में ही रहे। वो पहले भी बी कैटेगरी में थे और उसी कैटेगरी में रहे। लेकिन सरफराज अहमद जो टीम के साथ थे, रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस खराब नहीं थी, वो बी से सी कैटेगरी में आ गए। इसी तरीके से कई और ऐसे डिसीजन हैं जिन पे डिस्कस किया जा सकता है। वैसे तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो बाहर बैठे होते हैं, जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होते वो पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते हैं। ये अक्सर हमने देखा है, तो उस लिहाज से इतना आसान काम नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग भी इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बना रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं चीजों को देखना तो होगा ना कि किस अंदाज से वो बना रहे हैं। अगर शाहनवाज धानी की बात मैं कर लेता हूं तो एक ऐसा परफॉर्मर है कि जो बहुत रैपिडली ऊपर आ रहा है, उन्हें एमर्जिंग कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। लेकिन एमर्जिंग कैटेगरी में जो दो लोग थे, हसनैन और हारिस रऊफ, उनकी परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी थी कि आपने उनको सी कैटेगरी दे दी और धानी को जो है आपने एमर्जिंग कैटेगरी तक ही महदूद किया? अगर परफॉर्मेंस बेस है तो फिर धानी को ऊपर आना चाहिए था। यूनुस खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये बात भी कही कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल ने उनसे राब्ता किया था कि 20 तारीख को ज्वाइन कर लें, तो उन्होंने कहा वो 21 तारीख को आएंगे, उनके दांतों का मसला है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक ऑफिशियल ने यह कहा कि आपने हफीज का अंजाम नहीं देखा, तो यूनुस खान ने कहा कि मैं हफीज नहीं हूं, और उसके बाद फिर यूनुस खान को इस्तीफा देना पड़ा। वो जो किताब लिख रहे थे बैठे हुए, हम बार बार कह रहे हैं, अभी उसमें से बहुत सारे मजमून सामने आएंगे, आते चले जाएंगे। अभी तो ये तो पार्टी शुरू हुई है, आप ये समझ जाएं। हमारे यहाँ तो कोई एक इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद फिर चीजें रुकती नहीं है। लेकिन मोहम्मद हफीज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ताखीर से सी कैटेगरी में शामिल किया था पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन इस दफा उन्हें शामिल नहीं किया। तो इसका मकसद है, यूनुस खान जो बात कर रहे हैं कि हफीज का अंजाम देख लिया, तो अंजाम देख लिया हमने हफीज का, कि इस दफा भी वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब मैं अपने एक्सपर्ट से लेने की कोशिश करूंगा। यूनुस खान का जो मौमा है वो उस सिलसिले में ऐसा लगता है कि अभी और बहुत सारी चीजें सामने आना बाकी हैं। जहां तक वर्ल्ड T20 की बात है तो ये डिसीजन सामने आ गया कि इमारात और ओमान अब मेजबानी करेंगे। कई सारे इश्यूज है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंट्रा स्क्वाड मैच आज बारिश की वजह से नहीं हो सका। जो पिछला इंट्रा स्क्वाड मैच था, अच्छा था कि बाबर आजम 11 ने 365 रन स्कोर किए थे। मॉडर्न डे क्रिकेट को सामने रखते हुए उन्होंने ये रन स्कोर किए थे। बाबर ने खुद भी सेंचुरी स्कोर की। उनकी फॉर्म बरकरार है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान की फतुहात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, और बेंगलोर टेस्ट कौन भूलता है, जहां पर इकबाल कासिम साहब और वो थे कि जिन्होंने पाकिस्तान की जीत में इंतहाई अहम रोल प्ले किया था। दोनों ने जो सेकंड इनिंग में आउट किया था, उसके बाद 3-3 मरतबा तो सुनील गावस्कर को उस मैच में आउट करना पड़ा था। लेकिन ये वो लोग थे जो हारते नहीं थे, थकते नहीं थे। कोचिंग की तो भी जिम्मेदारियां बड़े एहसन अंजाम से अंजाम दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से के साथ वाबस्ता रहे तो भी बेहतर और एहसन अंदाज से जिम्मेदारियां अंजाम दी। क्रिकेट एनालिस्ट, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नॉक कर रहे थे एक वक्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। अब तो ये मैं कह के भी थक गया हूँ अपने प्रोग्राम में। हमारे जबरदस्त एनालिस्ट हैं, कोच हैं, अलीम मूसा साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई, कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान हुआ है, तो आज जरा गर्मा गर्म खबर है, इसी से आगाज करते हैं। अगर रिजवान आ गए एक कैटेगरी में, बिल्कुल डिजर्व करते थे। हसन अली भी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग कह रहे हैं कि वो अनफिट थे, अनफिट होने के बाद आए, कम बैक करते ही छलांग लगा के एक कैटेगरी में आ गए, वो डिजर्व करते थे। एक तो जिस इंजरी से वो आ रहे थे
और उसके बाद जो उन्होंने परफॉर्म किया। लेकिन फवाद आलम का क्या कसूर है? लास्ट ईयर जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये स्टेटमेंट था कि हम अपने टेस्ट प्लेयर्स को अहमियत देना चाहते हैं ताकि खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट की जानिब भी आए। तो ऐसे में आपने फवाद आलम को क्या अहमियत दी? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और मेरा ख्याल मुझे समझ नहीं आई। और फिर ये कि आपने खुद नाम लिया हसन अली का, वो भी अनफिट रहे हैं और काफ़ी टाइम तक खेले नहीं बीच में। ठीक है, आन के उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बट फवाद की तो उनसे ज़्यादा परफॉर्मेंस है अगर देखा जाए उस लिहाज से। अब क्या वजूहात हैं, क्यों ये समझ से बाहर है, यही नहीं, और भी बहुत सी चीज़ें सामने हैं जो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज़्यादती हो गई है लोगों के साथ। एक शनवारी थे जो उस्मान शनवारी, मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने लास्ट जो वनडे खेला उसमें 5 विकेट्स लिए थे उन्होंने। वो टीम कहीं भी नहीं, वो है ही नहीं। और इसी तरह अगर और भी आप उठा के देखें ना उसमें, तो ठीक है, ये जो एक कैटेगरी है इसमें तो बज़ाहिर जो भी चार और हसन अली के अलावा ये वो ठीक है मेरे हिसाब से। फवाद को होना चाहिए था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके अलावा जो लोग देखें, मैं आपको सही बात ये कहूँ कि किस हिसाब से बनाते हैं, हम भी रहे हैं उसमें, और हमने भी जो है वो कैटेगरीज बना के दी हैं सिलेक्शन कमेटी के टाइम में। मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि पहले आप परफॉर्मेंस देखें, वो अपनी जगह। यहाँ सीनियर जूनियर की जो बातें होती हैं ना, वो सिर्फ हमारे मुल्क में शायद ज़्यादा कुछ होती हैं। परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस होना चाहिए। और फिर आप कितने वो खेल रहे हैं, मतलब आप 2020 एक ही अगर खेल रहे हैं तो फिर आपको वो चीज़ तो नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। कितने फॉर्मेट के आप प्लेयर हैं, उस लिहाज से देना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कोई, अब आपका डोमेस्टिक का जो रन गेटर है, वो बच्चा जिसने रन्स किए, कई सारे बच्चे हैं ऐसे, नहीं सबसे ज़्यादा उसने कामरान गुलाम की आप बात कर रहे हैं जी। तो मतलब ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ठीक है वो हम जब थे अपनी जगह, लेकिन शेट्टी साहब जब थे ना, तो जब हमने बना के सारी ये भेजी, जाहिर है कि जब सिलेक्शन कमेटी बनाती है, इसको देखती है, फिर उसके बाद अप्रूवल के लिए ठीक है चेयरमैन के पास जाता है। तो हम जब गए तो उन्होंने कहा नहीं, इसको बढ़ाओ, और जो यंग लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस की है उसमें, आप अंडर 19 के प्लेयर्स को लेकर आए थे जी मुझे तो याद है, उन्होंने ऐड कराए थे इसमें। देखिए, उनको क्रेडिट डेफिनेटली था, उन्होंने हमें कहा कि उनको भी करो, तो उसको मैनेज करके उन लोगों को भी दिया गया। अभी कई लड़के ऐसे हैं जिनको मेरा ख्याल है कि बिल्कुल होना चाहिए था, और ये तो अब पता नहीं चेयरमैन साहब के सामने गई है ये चीज़। सऊद शकील है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं जो टीम के साथ है। देखिए सर, वही मैं बात, ठीक है, या तो एक क्राइटेरिया बना लें, ठीक है, कि अगर आप परफॉर्मर हैं तो बहुत अच्छा, जब आप नहीं खेल रहे और मतलब टीम के साथ हैं सिर्फ, नहीं तो फिर आपको वो नहीं मिलेगी ना। भाई देखिए ना, यासिर शाह ने कितनी क्रिकेट खेली, आप भी स्पिनर है, मैं एक जानना चाहता हूँ, यासिर शाह ने, अब तो नोमान को आप लेकर आए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, समझ में आता है कि नोमान ही खेल रहे थे उनकी जगह पे, आउट भी कर रहे थे, लेकिन फिर यासिर शाह उसी कैटेगरी में कैसे रह गए, और जो खेल रहा था वो सी कैटेगरी में क्यों आया? ये तो क्वेश्चन तो है ना, ये क्वेश्चन मार्क है और काफी कुछ। और मेरा ख्याल है कि एक बनाना पड़ेगा इस तरह का, जिसमें आप क्या क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं, वो दुनिया में जो हो रहा है उस तरह करना चाहिए। आप अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, आप अगर नहीं खेल रहे तो आपको नीचे ही जाना पड़ेगा, ऊपर नहीं रह सकते आप। ये नहीं कि आपने एक कर दिया, जैसे हसन अली की आपने जैसे कहा कि वो तो अनफिट थे, वो 2 परफॉर्मेंस के बाद, तो फवाद का क्या कसूर था? फवाद को ऊपर आ जाना चाहिए था। मुसलसल सेंचुरियां। अब ये देखें, ये है क्वेश्चन मार्क तो सबके सामने, और जो बनाए हैं ना उसमें भी आप देखें, आपने दानी की बात की, लेकिन मैं उससे आपसे एग्री इसलिए नहीं करूंगा कि क्या नाम है, अभी वो आया है टू यंग, और अभी खेलना है उसने, और एमर्जिंग में और लोग बढ़ा सकते थे मेरे ख्याल से, और बढ़ा देते आप। कामरान गुलाम है या और जिन्होंने परफॉर्मेंस, रुहेल नजीर लड़का बहुत परफॉर्म कर रहा है। अगर हैदर अली को आपने, ठीक है नहीं परफॉर्म कर रहे थे, आपने बाहर किया था, तो रुहेल को लेके आकर रेस्पेक्ट देते, कोई 10 चीजें आपके पास, बिल्कुल 6-7-8 प्लेयर आप नीचे बढ़ा सकते थे। मोहम्मद वसीम जूनियर ने जिस तरह बॉलिंग की, अली मूसा भाई, अभी देखा हमने PSL में जिस तरह परफॉर्मेंस थी। मेरा सवाल ये कि रिजवान आगे मुझे अच्छा लगा, हसन अली के बारे में लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो बाहर थे, उनको नहीं आना चाहिए था। मेरी अपनी जाती राय में कि वो आए, वो मैच विनर है। देखें, जहां जरूरत पड़ती है वो छक्के भी लगाते हैं, जहां पे सर सॉरी आपकी बात, सीरीज भी तो देखें कौन कौन सी सीरीज है, मतलब एक साउथ अफ्रीका की सीरीज है, नो डाउट, एक जिम्बाब्वे, वो भी आपने साउथ अफ्रीका को देखा। मैं ये नहीं कह रहा, परफॉर्मेंस होती है। एक जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका की वही टीम आपके मुल्क में गले में आ गई थी, अगर हसन वो पंजा ना लगाए उस दिन, जी। तो वो मैच नहीं जीत रहे हैं, वो तो मैच आपके हाथ से निकल गया था।
तौसीफ भाई ने सारी चीज़ें कवर की बहुत अच्छी। जैसे तौसीफ भाई ने कहा कि फवाद आलम की आप बात करें, वो एक कैटेगरी में क्यों नहीं आया, तो मेरा ख्याल है मतलब जैसे तौसीफ भाई ने जिस तरह से बात की, बहुत मतलब उन्होंने पूरी चीज़ें कवर की। मुझे ऐसा लगता है कि फवाद क्योंकि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर है और T20 और वनडे में वो नहीं है, तो अजहर अली क्यों थे? बैक ऑफ माइंड रखते हुए अजहर अली इससे पहले ए कैटेगरी में क्यों थे? कहाँ खेलते हैं वनडे? नहीं खेले वनडे। कब से नहीं खेले वनडे? मगर रिसेंट पास्ट मैं तो पिछले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। 2 साल पहले उन्होंने वनडे या 3 साल पहले वनडे खेला उन्होंने, ठीक है? होता है कुछ ऐसा। जब उन्हें कप्तान बनाया गया था, जब वो टेस्ट के ही कप्तान बने थे, वनडे में तो वो आए भी नहीं थे सरफराज के बाद। फिर दूसरी बात है हसन अली की, वो देखें वो भी तौसीफ भाई ने बड़ा अच्छा उसको डिस्क्राइब किया। उसने कमबैक किया इंजरी के बाद, लेकिन अब क्योंकि वो अब आपकी बैकबोन है इस टाइम, बैटिंग भी वो अच्छी कर रहा है, बॉलिंग में तो है ही, उसका शोबा ही बॉलिंग है, तो हो सकता है कि उसको इसलिए लेके आए। और फिर वो जो यासिर शाह है, वो अभी तक उसने अपने आप को डिक्लेयर नहीं किया किसी भी तरह से कि मैं खुद बाहर हूँ, वो तो उसकी फिटनेस का शायद मसला है, इसलिए उसको अभी तक इन्होंने रिटेन किया है। अलीम एक तो चले, ये मेरा सवाल है, एक सेकंड तौसीफ भाई, फिर सरफराज अहमद का क्या कसूर था? सरफराज अहमद आउट ऑफ फॉर्म कहाँ पर थे? नहीं, मेरे ख्याल से अब देखें तौसीफ भाई, वेरी रियलिस्टिकली मैं बात करूंगा, शायद मेरे से आप इत्तेफाक नहीं, सच्चाई बिल्कुल जी, बात करें। अब सरफराज की क्रिकेट आप कहाँ देख रहे हैं? अब तो मेरे ख्याल है कि सरफराज को अगर वो सी कैटेगरी में ले आए हैं तो वो एक और मौका दे रहे हैं उसको कि वो खुद मतलब बोल दे। तो शादाब खान और यासिर शाह को बी कैटेगरी में बगैर परफॉर्मेंस के रिटेन कर देंगे। शादाब तो आप देखें ना, शादाब करंट प्लेयर है, वो खेल रहे हैं इस टाइम, वो टीम में होता है। लेकिन मैं परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ, अनफिट भी थे वो रिसेंट पास्ट में। आज भी मैं अभी पढ़ के आ रहा हूँ, उसे जो 100 बॉल्स क्रिकेट होने जा रही है इंग्लैंड में, वो वहां भी उसे टीम ने लिया, लंदन फायर्स ने, लंदन फायर्स में वो तो शेब मलिक, मोहम्मद आमिर, वो तो कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलने जा रहे हैं, तो उनको भी होना चाहिए था। 36-38 सालों की बात कर रहा हूँ आपको, प्राइम मेरे ख्याल से थोड़ा ग्राफ नीचे आना शुरू हुआ है इन प्लेयर्स का। तो अगर हम इन्हीं के नाम लेते रहेंगे तो ये दानिश अजीज, कामरान गुलाम, बहुत अच्छा नाम लिया अभी तौसीफ भाई ने, फिर ये लड़के कहाँ जाएंगे? तो फिर हैदर अली को भी बात नहीं करना चाहिए था? हाँ, हैदर अली को उन्होंने बहुत मौके दिए, देखें काफी खिला दिया उसे, मतलब इतना खिला दिया कि उसे प्रूव कर देना चाहिए था। दानिश को मैं समझता हूँ थोड़ा सा कम मौका मिला है, दानिश को भी अगर इतने चांस मिलते तो माइट भी कि वो प्रूव कर जाता थोड़ा अपनी वर्थ। तो ये है थोड़ा सा कंपैरिजन में थोड़ा होता होगा, बाकी तौसीफ भाई बैठे हुए हैं, तौसीफ भाई यासिर शाह से गुजरे हैं। कह रहे हैं कि अभी पहले आप लोग फौरन एक ब्रेक लगा रहे हैं, आपकी गुफ्तगू चल रही है तो फिर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। बात कर रहे हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर, जिसकी अनाउंसमेंट के हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। हम फिर कह रहे हैं हमारी क्रिकेटर्स का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाना आसान काम नहीं है। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो बाहर बैठे होते हैं, जो नहीं होते वो खेल रहे होते हैं। ऐसा हमने पहली मरतबा नहीं देखेंगे, शायद आप आने वाले वक्त में भी देखेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ तो साजिद खान साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अलीम मूसा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है शो की जान, द 1 2 3 वन एंड ओनली साजिद खान। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको, ग्रेट तौसीफ भाई को और अली मूसा को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। साजिद भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का कल ऐलान हो गया। मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी डिजर्व करते थे और जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ठीक है, एक कैटेगरी में आ गए। या मैं हसन अली की बात करता हूँ, हसन अली जिस तरीके के मैच विनर है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो टीम को उठाने का भी सबब बनती है। अगर उन्हें एक कैटेगरी दी गई है तो भी मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक दिखाई देते हैं हम सब। लेकिन फवाद आलम इतने रन स्कोर किए, आप बार बार ये बात कहते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेटर्स को ज्यादा फोकियत देंगे, टेस्ट क्रिकेट खेलने वालों को हम खास एक अहमियत देंगे। फवाद आलम को क्या अहमियत दी आप? बी कैटेगरी में फखर जमान के साथ लेकर आ गए, ये सही है? नहीं नहीं नसीम भाई, आपकी बात में बड़ी लॉजिक है और 100% फवाद आलम ने जो 4 सेंचुरियां बनाई है, इसी काम की है
उसको टेस्ट कैटेगरी में एक कैटेगरी में आना चाहिए। और फवाद आलम वो पाकिस्तान का प्लेयर है जो पाकिस्तान को टेस्ट मैच हारते हुए उसने बचाया, रीढ़ की हड्डी बन के सामने आया, मगर वही नाएहल रॉबर्ट स्टैम ने खुल्ला खुल्ला मैरिड कत्ल किया। अगर फवाद आलम की अगर हम बात करते हैं तो शादाब की इस वर्ष की दवा 8 महीने से अनफिट है, और आप देखें फहीम अशरफ अनफिट खेला और पाकिस्तान की बी कैटेगरी पर दे दिया। मगर बात ये होती यासिर शाह अनफिट था, उसको बी कैटेगरी, मगर खुल्ला मैरिड का कत्ल। पाकिस्तान का फॉर्मर कैप्टन, तीनों फॉरवर्ड कैप्टन, वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर, 2 मैच खेलता है, दोनों मैच पाकिस्तान को जिताता है। जिम्बाब्वे में खेलता है, जिताता है, और साउथ अफ्रीका में खेलता है, जिताता है। पाकिस्तान का यकीनी तौर पर किसी फॉरवर्ड कैप्टन की हिस्ट्री उठा के देख ले, अगर कॉन्टेक्ट देते हैं तो ए कैटेगरी और बी, अगर नहीं देते हैं तो सी कैटेगरी में उनको नहीं देना चाहिए था। सरफराज अहमद को अगर मौके नहीं मिले, जो रिजवान को, ठीक है बहुत अच्छी बात है, रिजवान पाकिस्तान का फ्यूचर, उसको ऊपर सरफराज को फोकिया देखे, रिजवान ने बड़ी खुली क्रिकेट खिलाई, डंके की चोट पे क्रिकेट खिलाई, उसमें कोई किसी को भी क्रिकेटर बनाना चाहते हो वो आपके हाथ में तोड़ फोड़ है, वो बना लेते हैं। मगर आपके सामने एक मिसाल मौजूद है जिंदा 83 में हम तौसीफ अहमद साहब जो पाकिस्तान में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया नेशनल स्टेडियम में आगे टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देते हैं, दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर बन के आए, वर्ल्ड क्लास स्पिनर बने, और इंडिया में जाके पाकिस्तान को टेस्ट मैच आज के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो मिसाल देते हैं, और जिस तरह तौसीफ अहमद साहब लाहौर में जिस तरह उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और उनका इलाज कराया, तो ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया। मगर प्राइम मिनिस्टर साहब ऐसे लोगों को मैनेजर लेके आए कि मोटिवेट करते हैं खिलाड़ी को, कि बहुत उठा के रखते हैं, मगर मौका भी है पाकिस्तान में खुल्ला मैरिट का कत्ल हो रहा है, इसका इंसाफ कौन करेगा? और शफकत महमूद साहब जो नए मेरे अपने जराए बतावे कि जावेद कुरैशी साहब आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, मगर दौड़े तो वही रबड़ स्टैम्प वसीम खान के पास है, और पाकिस्तान का सीईओ तो आज इंग्लैंड में चले अभी तो सितंबर तक तो एहसान मानी है ना, अभी तो नहीं जा रहे हैं वो, और उसके बाद भी देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। जावेद कुरैशी साहब वाकई में एक बड़ा नाम सुनने में आ रहा है, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं उनके हवाले से। ये भी इतलात आई हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने उनसे मुलाकात भी की थी, खुद भी अंडर 19 खेल चुके हैं, इंडिया के टूर पे जा चुके हैं। अभी साजिद खान साहब हमें बता रहे थे ये बात। साजिद भाई आता हूँ मैं भी आपके पास, जरा बात करते हैं। तौसीफ भाई जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी ज़ाती तौर पर, कि अब जो भी प्लेयर खेलेगा उसकी मैच फीस सेम होगी। अब अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, अभी तक ये तो नहीं था, उस जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हैं वो खेलेंगे तो उन्हें क्या मैच फीस मिलेगी, लेकिन चाहे इमर्जिंग खेले, चाहे सी खेले, चाहे बी खेले, चाहे ए खेले, सबकी जो मैच फीस होगी वो सेम होगी। अनाउंसमेंट तो हुई है, अब देखना यह है कि वो जो सीनियर और जूनियर वाला सिलसिला था ना, उसमें क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि रिएक्शन तो हमारे यहाँ फौरन आ जाता है ना कोई ना कोई। नहीं तो सीनियर को तो आप शामिल ही नहीं कर रहे हैं, हफीज तो वैसे ही घूमते फिर रहे हैं पिछले 2 साल से। तो ये तो अब पूछने वाली बात है, ये तो हमारी टीमों में भी ये हुआ है। देखिए आपको अभी PSL में आपके जो सिलेक्ट हुए हुए लड़के इंग्लैंड जाने के लिए वो बाहर बैठे थे, बाकी सब खेल रहे थे, तो ये भी तो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है ना। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, यानी सिलेक्शन कमेटी अलग पेज पर है और फ्रेंचाइज ओनर्स अलग पेज पर है। ज़ाहिर वो अपनी टीम बनाएंगे, वो ये तो नहीं देखेंगे। मैं बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान के लिए या तो टीम अनाउंस ना करें, फिर अगर आप करते हैं तो आप पाबंद कर दें कि देखें ये तो हमारे पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुआ है, वो बेंच पे बैठा हुआ है, तो ये तो मेरा ख्याल गलत है। एक किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आपकी टीम में, नेशनल टीम में सिलेक्ट हो गया हो और वो बाहर बैठा हुआ और खेल ही नहीं रहा वो। ये कहाँ, वो इंग्लैंड भी जा रहा है साथ। अब जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो अगर ये अभी अनफिट नहीं होता, या लड़का जिस वजह से भी हुआ है ये जूनियर, तो शोएब मकसूद को कैसे जाता है शोएब मकसूद? बिल्कुल सही बात है। परफॉर्मेंस है, बेस जरूर होती है, बट जो आपका असासा है, जो खेल रहे हैं, जो टीम में सिलेक्ट हुआ, इसका मतलब है वो एक प्लेयर है ना, जो जिसको आपने सिलेक्ट किया है, वो मस्त खेलना चाहिए उसको। सारा चीज आप फ्रेंचाइज पे नहीं छोड़ सकते, ये तो आपको बोर्ड को कहना पड़ेगा। ये तो पहले से हो रही है चीज। आप किस बात पे सिलेक्ट किया है फिर उन्हें, जो इंग्लैंड जा रहे हैं और वो बाहर बैठे हुए, तो फिर आप बताइए ना। ये तो मतलब आई थिंक बहुत सी चीजें चेंज करने की हैं जो हमें नजर आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बदलने की। और देखिए एक चीज ऐसी है, मुल्क की बात है ना, ठीक है, हम अभी बाहर हुए हैं इसलिए मैं ये बातें नहीं कर रहा, ये चीजें हैं इनसाइड, जो चीजें हो रही हैं अभी आप देख लें,
यूनुस की बात देख लें, इसमें और भी कई चीजें हैं। वो अभी पंडोरा बॉक्स खुलेगा, जे अभी आपने खुद कहा कि ऐसा हो जाएगा, अभी क्या क्या भाई वो किताब अभी जो लिख रहे थे यूनुस खान, मेरे ख्याल है अभी तो एक पन्ना आया जो वो एक प्रोग्राम में बैठे थे वहाँ डिस्कस किया था। ये अपनी जगह है चीजें, लेकिन इससे कौन सफर कर रहा है आप मुझे बताइए। पाकिस्तान क्रिकेट पाकिस्तान और सफर कौन कर रहा है। फिर ये हमने तो वो लोग भी देखे जो कल को विकेटें इतनी ले ली और टीवी पे आके कहते हैं हम इस तरह जो है मिसबा इस वक्त टीम के हेड कोच हैं। तौसीफ भाई आप चेयर में सिलेक्शन कमेटी के रुकन थे जब मिसबा कैप्टन थे, तो उस वक्त क्या है हैंडल करना? पावरफुल था, पावरफुल थे मिसबा, बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर से डोमिनेट करते थे, डोमिनेट करता था, वो लड़के मांगता था जो चाहिए उसको। अच्छा बिल्कुल। एक है मेरे पास बड़ी ऐसी कि जो मिकी आर्थर नहीं मान रहा था, हाँ वो जब मिसबा मौजूद नहीं था, जब हम सिलेक्शन कमेटी हम 3 सिलेक्टर बैठे हुए थे, तो उसने वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है मुल्तान का, कहाँ का वो ओल्ड एज जुल्फिकार बाबर, तो जब उस पर नाम आया, मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि जब नाम आया तो उसने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसने बोला कि ये ओल्ड मैन, ऐसे करके बात की थी। तो मैं थोड़ा सा पॉज दिया था। फिर मेरे साथ वसीम हैदर था, वजातुल लवासी थे, तो जब तक इंतजाम भी नहीं आया था, मैंने कहा देखो, पॉज दे के मैंने कहा अभी मिसबा को आने दो। मिसबा आया। कट शॉट ये कि जब यू ऐसे किया तो उसने, जब इस पे नाम आया तो उसने कहा कि मुझे ये चाहिए। उसने कहा आई डोंट माइंड, उसने फौरन कह दिया आई डोंट माइंड। पावर नहीं, लेकिन मुझे ये भी याद है मैच में जितवा दिए थे एक मैं आपको बताऊं, देखिए आपके यहाँ हमेशा कप्तान आप ऊपर से उठा के देख रहे हो, वो तो खैर जो चीफ था मतलब इमरान खान, तो वो एक डिफरेंट ही था। उसके बाद वसीम भी, ये पावरफुल कप्तान होते हैं, वो टीम को लेते हैं, और हम सिलेक्टर जो हैं वो उनकी मर्जी की टीमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल कि भाई तुम्हें खेलना है, ग्राउंड में खिलानी तुमने, मांगो, फिर अपने जिम्मेदारी भी आप लोग परफॉर्मेंस भी दो। लेकिन आप जब सिलेक्टर होते हैं ना तो उस वक्त नहीं बोलते हैं, जब सिलेक्टर नहीं होते जब बताते हैं कि ऐसा हुआ था। ये तो किसी को अब जो बात देखिए, बात मैंने आपको ये बात बताई ना, हमारे यहाँ हमेशा डोमिनेट करता है सिलेक्टर, सॉरी कप्तान कोच और कप्तान, और हमेशा से होता रहा है, सिवाय एक इमरान भाई के कि वो खुद ही सारा कुछ मुझे एक इंसिडेंट तो याद है, आपके बेंगलोर टेस्ट के हीरो इकबाल कासिम भाई उस वक्त चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी थे, साउथ अफ्रीका टीम जा रही थी और मिसबा उल हक ने एक फास्ट बॉलर मांगा था, वो कप्तान थे, लेकिन इकबाल भाई ने नहीं दिया था कि ऑलरेडी का फास्ट बॉलर है। तो उसके बाद तनवीर अहमद को जब टीम वहां पहुंच गई थी तो मिसबा ने बुला लिया था। तो अथॉरिटी तो होती है, अब अगर सिलेक्शन कमेटी मान ले तो बेहतर है, नहीं जहां तक है वो कोई और ही बात वो होगी, जरूरत पड़ी होगी तो जरूर भेज दिया, उसमें कौन से। बट इसमें जो है ना वो इशू बनाने की मैं नहीं समझता। इशू में जो इशू बन रहे हैं ना हमारे, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह। तो फिर सिलेक्शन कमेटी कहां पे स्टैंड करेगी? फिर कहने का मकसद है फिर कप्तान और कोच को ही कह दें आप टीम बना लो। आप कह रहे हैं कि हम दे देते हैं, जो वो मांगते हैं हम दे देते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमारे बीच में आर्गुमेंट होती है, ऐसा नहीं। अब ये बात जो है ना, मैं आपके प्रोग्राम से ही कहूंगा कि ये मेरे लिए भी बहुत से लोगों ने बात की, जरा मैंने कहा कभी बैठ जाए हमारे साथ कि हम कितनी आर्गुमेंट किसके साथ करते थे, तो पता चल जाएगा सबको। और इंजी ने, मैं सच बताऊं आपको, इंजी ने बहुत ही उम्दा काम किया था, अच्छा काम कर रहे थे इंजमाम, बहुत अच्छा काम किया था। मतलब ठीक है, वो आप सरफराज को बुला के पूछ लें कि क्या वो किस तरह उससे डील करता था, क्या था, बेहतर अंदाज से लेके चल रहे थे। जो नहीं, ये अच्छी चीज है तौसीफ भाई की, तौसीफ भाई ने ये बात कही कि अब मेरा सवाल यही था कि ये जो एक फैसला किया गया है कि ABC इमर्जिंग कैटेगरी तमाम लोगों की मैच फीस मसावी होगी, तो ये गुड डिसीजन और नॉट? मेरे ख्याल से ये, क्योंकि वो जो जब लड़के उतरेंगे ग्राउंड में, उनमें कोई ऐसा वो ना आंसर हो कि जी वो डिप्राइव हो गया किसी चीज से, तो शायद ये मद्देनजर रखी होगी चीज कि वो फिर इक्वली अपने आप को समझें सारे, कोई ABC कैटेगरी नहीं हो। तो मेरे ख्याल से ये जो थिंक टैंक है उसका ये होगा बैक ऑफ माइंड के इनको एक ही जैसा फिर अंदर ट्रीटमेंट मिले। बिल्कुल, क्योंकि हम तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर देते हैं अलीम भाई, और उसके बाद पता चलता है कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले लड़के बाहर बैठे हुए, जैसे भी कह रहे थे कि जो लड़का वो बाहर बैठा हुआ था जो इंग्लैंड के टूर पे जा रहा है, तो ऐसे तो होता रहा है पाकिस्तान। जैसे तौसीफ भाई बता रहे हैं कैप्टन की सर, हमारी लॉट ऑफ क्रिकेट की इतनी स्ट्रांग नहीं रही है, जो सच्चाई है ना कि पहले आपके 8 पक्के होते थे, 9 पक्के होते थे, ये तो खेलेंगे 10 पक्के होते थे खेलेंगे, एक कोई आता था या जाता था, उसकी भी जरूरत पड़ती थी 4 टेस्ट मैचों के बाद।
वरना तो टीम इतनी पक्की होती थी। आज ये नहीं पता है कि आपके 4 पक्के कौन से हैं। अब नसीब भाई- इंजरी प्रोन भी तो काफी प्लेयर्स हो जाते हैं ना। सर, इंजरी मॉडर्न तो बात क्रिकेट की हो बात रही है। है आप पहले फास्ट, देखें वो फिर जिन लोगों को डेब्यू कराया जाता है उसमें आप देखें ना किसको कहाँ कराया जाता है। और जो अपना लेफ्ट आर्म स्पिनर है भाई सऊद शकील को कराया ही नहीं ना अभी आपने तक। जिम्बाब्वे में नहीं कराया, इंग्लैंड में करा देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, लिखे अब मेरी बात। जी साजिद भाई, ये जो डिसीजन लिया गया ये ठीक है ना? सबके मैच फीस बराबर जो रखी गई। भाई नहीं ज्यादती है, कोई अब तो स्टार ही नहीं है सोहेब बाबर रिजवान के अलावा। और पहले के दौर पे होती थी और बड़े बड़े वसीम अकरम और बड़े बड़े खिलाड़ी होते थे, अगर फ्री एक साथ होती तो मैं मान जाता, ये करके दिखा देते। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टार ही नहीं है, पुल्लेवाली ने। मगर बात ये हो रही है उस पाए के मैनेजर भी नहीं है, इंतखाब आलम तो डेलियां भी खाई जाते हैं लड़कों की। बात ये हो रही है बोर्डिंग लॉजिक पहले के दौर में कुछ और होती थी, इस दौर में बहुत मुख्तलिफ होती है। मगर बात ये हो रही है, तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, मिसबाह की मोइन खान चीफ सेलेक्टर तो 2015 वर्ल्ड कप में टीम अनाउंस हो गई। मिसबाह ने कहा मैं अनवर अली को लेके जाऊंगा, खिलाऊंगा नहीं। उस पर इख्तिलाफात हो गए मिसबाह, वकार के और मोइन खान के। नजम सेठी को लाहौर से कराची आना पड़ा। तो ये बात भी बहुत जरूरी है प्रोग्राम वाला उठ बताना। हमारे मुल्क में मिसबाह लोग को बहुत सी चीजें नवाज दी गई है, जिसकी वजह से मिसाल आपके सामने। बिल्कुल साजिद भाई, साजिद भाई आपका ये पॉइंट बहुत स्ट्रांग है कि हमारे मुल्क में मिसबाह उल हक को बहुत चीजें नवाज दी गई हैं। हमारे प्रोग्राम में ज़हीर अब्बास साहब आए थे, उन्होंने कहा अब कोई सरकारी बड़ा ओहदा ही रह गया, बाकी तो क्रिकेट टीम की सारी चीजें सौंप दी। यही जावेद भाई भी बात कर रहे थे और ये शायद ये लोग भी बात करेंगे, जितना कुछ हमने नवाज दिया था। लेकिन अब प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड तौसीफ अहमद भाई आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए और इंशाल्लाह बहुत सेहतमंद लग रहे हैं। अली मूसा भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हो गए। मैं जाते जाते बस एक ही बात कहूंगा, हमारे यहाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन खिलाड़ियों के साथ बनाना बहुत मुश्किल काम है जिन 4 की ये नहीं पता कि इनकी जगह पक्की है टेस्ट टीम में, ओडीआई टीम में। ऐसे में बहुत मुश्किल है जो लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंसाफ के तकाजे फवाद आलम को एक कैटेगरी में लाके और जो एक दो चीजें हमने डिस्कस की थी वो करके पूरे किए जा सकते थे। लेकिन फिर वही बात होगी, बाद में लोग कह रहे होंगे फवाद कराची के हैं, वो वहाँ के हैं। खैर ये बहस अब खत्म होनी चाहिए। नसीम राजपूत यहाँ अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है। इजाजत जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।